हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे दोस्तों? बढ़िया। चलिए, हमने जो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था हमने क्या? डीसी थ्योरी। वही स्टार्ट किया था हमने। डीसी थ्योरी में हमने पहली क्लास को कंप्लीट कर लिया था। अब हम डीसी थ्योरी की सेकंड क्लास में हैं। ठीक है ना? पहली क्लास में मैंने आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया कि एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करी थी। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो जाके देखें। ठीक है? दूसरी बात, अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं दोस्तों, कि इस जब आप इस सीरीज को देखेंगे आगे, जब आप इस सीरीज को धीरे धीरे देखेंगे, तो आप देखना प्ले लिस्ट में नीचे मिसलेनियस की भी कुछ सीरीज पड़ी हुई है। तो वो जो सीरीज है अभी मतलब मिलेंगी आपको मिसलेनियस की, जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें मिसलेनियस की सीरीज में क्या होगा कि जितने भी पेपर में जो मिक्सचर्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे गलत हो जाते हैं, उस टाइप्स की भी सीरीज में लेके आने वाला हूं, है ना? और वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आप सिस्टमेटिक इस रूल्स को तो फॉलो करते रहिए। एक्चुअली में आपका सिस्टमेटिक पढ़ना, जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए एक सिस्टमेटिक क्लास की जरूरत है। और ऐसे बच्चे जो पढ़ने के बाद भी भूल गए हैं, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो अब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले मेरी सारी क्लासेस सिस्टमेटिक आप देखते जाइए, जिससे आपका एक बेस बनेगा और आप अपने एक सेल्फ हैंड रिटन नोट्स खुद बनाइए। समझ गए दोस्तों? क्योंकि सेल्फ नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपके माइंड की जो याद रखने की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो आज की सेकंड क्लास में हम डीसी थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज मैं कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि भाई एक्टिव कंपोनेंट तक तो पिछले क्लास में मैंने कंप्लीट आपको करा ही दिया था। अब हम यहां से आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे और सारी की सारी चीजों को बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, आज बात हो रही है, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपको यह बताया था कि एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी सर्किट को इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी देने की ताकत रखते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने ये बताया था कि भाई पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं या पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं। पैसिव कंपोनेंट का काम ये होता है केवल और केवल ऊर्जा की खपत करना। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा की खपत करना, मतलब एनर्जी को कंज्यूम्ड करना। बस केवल इसका यही काम होता है। जैसे बच्चे जब तक रहेंगे वो एक तरीके से लोड का काम करेंगे। समझ रहे दोस्तों? किसका काम करेंगे? लोड का। तो यहां पे मैंने यही लिखा है कि ये हमेशा ऊर्जा की खपत करेंगे। और वो बच्चे कौन कौन से? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैंने आपको इस कंपोनेंट के बारे में कंप्लीटली नॉलेज दे दी। अब हम बात करते हैं कि लीनियर कंपोनेंट कौन से होते हैं, नॉन लीनियर कंपोनेंट कौन से होते हैं, यूनिलैटरल कंपोनेंट कौन से होते हैं और बाइलैटरल कंपोनेंट कौन से होते हैं। इनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले अब हम इसकी बात कर रहे हैं लीनियर कंपोनेंट या रेखीय अवयव किन्हें कहते हैं। दोस्तों, लीनियर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिनकी वैल्यू एक दूसरे से रिलेट करके एक जैसी बढ़ रही हो, उसको हम लीनियर कहते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने कोई बात तुमसे कान में कही और तुमने वही बात तीसरे से सेम की सेम अगर कान में कही, तो इस चीज को बोलते हैं लीनियर। जहां तुमने नमक मिर्ची लगा दी, चुगलखोरी वाली बात कर दी, तो वो लीनियर की जगह नॉन लीनियर हो जाएगी। कि जैसे जैसे मैं जो बात बढ़ा रहा हूं वो वैसे वैसे वो भी बात बढ़नी चाहिए। ये बात समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कान में तुमसे कुछ और कहा और तुमने पड़ोसी के कान में कुछ और जाके मेरा नाम लेके कह दिया, तो वो लीनियर नहीं, नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यार लीनियर क्या है, अब हम टेक्निकल की लैंग्वेज में समझते हैं कि इसमें धारा, करंट तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध को दर्शाता है। मतलब इस बात का यह है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट के मान में भी चेंज आना चाहिए। ये बात समझ में आई? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोल्टेज के मान में मैंने 2 का चेंज किया और करंट के मान में 4 का चेंज हो रहा है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, मैं और अच्छे तरीके से बता देता हूं इसको, बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट है कि ये ओम के नियम का पालन करते हैं। मतलब इस बात का ये है कि जो ओम्स लॉ है ना, वो उसका फॉलो हमेशा सारे के सारे रेखीय अवयव, लीनियर एलिमेंट ही या लीनियर कंपोनेंट ही ओम के नियम को फॉलो करते हैं। ओम का नियम है क्या, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, है ना? ओम का नियम पढ़ेंगे आप, केवीएल नियम पढ़ेंगे, केसीएल का नियम पढ़ेंगे। सारे के सारे तीनों नियम है, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जितने भी लीनियर कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ये भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं, ये सजातीय सिद्धांत को अपनाते हैं, मतलब कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। दूसरा, ये सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करते हैं या अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, सुपरपोजिशन जो रूल होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण। और प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी जो है ना,
मतलब लीनियरिटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है। किसको करती है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। अब ये दोनों चिड़िया है ना, इनको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम किसी सिस्टम की एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित दूसरी वैल्यू बढ़ना चाहिए, ना कि घटना। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं वोल्टेज के मान में परिवर्तन करके बढ़ा रहा हूं तो करंट के मान में परिवर्तन करने के बाद बढ़ता हुआ ही आना चाहिए। जैसे वोल्टेज को मैंने 2 से 3 किया तो करंट भी बढ़नी चाहिए, मतलब वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रही है। तो ये बात समझ में आई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एक के मान में मैं जो चेंजेस कर रहा हूं, अगर एक को बढ़ा रहा हूं तो दूसरा बढ़ना चाहिए, एक को घटा रहा हूं तो दूसरा घटना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है? जो हमारा सजातीयता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब हम किसी चीज की एक, मतलब किसी भी सर्किट में एक वस्तु की जितनी वैल्यू चेंज करते हैं उसके कारण दूसरी वस्तु में उतना ही चेंज आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि मैंने बोला कि वोल्टेज को मैंने 2 से 3 किया तो करंट के मान में भी फिर 2 से 3 ही होना चाहिए, ना कि 2 से 6। क्या ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ते जाइए। अगर मैंने 2 किताबें पढ़ाई हैं तो आप भी 2 ही किताबें पढ़िए, ना कि मैंने 2 पढ़ाई और तुमने 4 पढ़ ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को तो फॉलो किया लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं किया। मतलब बढ़ना तो चाहिए लेकिन एक अमाउंट में जितना मैं बढ़ाऊं उतने ही अमाउंट में दूसरी चीज बढ़ना चाहिए। इस चीज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। नॉन लीनियर कंपोनेंट क्या होते हैं भाई? जो लीनियर कंपोनेंट होते हैं ना, उसके उल्टे गुण इनके होते हैं भाई। ये ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, ये ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते। ये सजातीय और अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करते हैं, ये सजातीय अध्यारोपण सिद्धांत का पालन नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि इनकी v अपॉन आई ढाल, प्रवणता या स्लोप इनकी समय के साथ चेंज हो जाती है। मतलब कि ये एक लीनियरली चेंज नहीं होती, ये नॉन लीनियर के फॉर्म में चेंज होती है। नॉन लीनियर के मतलब यहाँ करंट अगर बढ़ रही है तो हो सकता है कि वोल्टेज को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट हो सकता है पहले धसे नीचे की तरह और फिर बढ़े, मतलब कि एक जैसा प्रभाव ना पड़े। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। एक पक्षीय अवयव, यूनिलैटरल कंपोनेंट। भैया यूनिलैटरल कंपोनेंट क्या है? यूनिलैटरल कंपोनेंट एक तरीके के बेसरम कंपोनेंट होते हैं। कैसे कंपोनेंट होते हैं? बेसरम। बेसरम का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि करंट की डायरेक्शन पर ये निर्भर करते हैं। मतलब अगर ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये अपनी प्रवृत्ति को भी चेंज कर लेते हैं। सीधी सी बात ये है, ऐसे कोई एलिमेंट जिसमें करंट को मैंने इस तरफ से फ्लो करा दिया तो वो कुछ अलग गुण बता रहा है, और अगर मैंने इधर से फ्लो करा दिया तो कुछ अलग गुण बता रहा है। इनके लिए वैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है दोगलापन। कभी ये कुछ कहते हैं, कभी ये कुछ कहते हैं। ये बात समझ में आई? मतलब ये पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी को करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। समझ गए? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि दो पक्षीय अवयव या बाइलेटरल एलिमेंट कौन से होते हैं। ये धारा की दिशा पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये अपने बात के पक्के होते हैं। चाहे करंट इधर से फ्लो करे, चाहे करंट इनमें इधर से फ्लो करे, ये हमेशा अपनी स्थिति को बना के रखते हैं, या हमेशा अपनी स्थिति को बना के रखते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? मतलब ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो 2 ओम है, तो अगर उसको बाएं से दाएं करंट फ्लो हो रही है तब भी 2 ओम होनी चाहिए, और दाएं से बाएं हो तब भी 2 ओम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 से 6 ओम हो गई, तो फिर ये यूनिलैटरल हो जाएगा, ना कि बाइलैटरल। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो ये मैंने अच्छे से बताया। अब हम बात करते हैं तीसरा, लम्प्ड पैरामीटर। भाई लम्प्ड पैरामीटर क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है? ये आप पावर सिस्टम में भी जाके पढ़ेंगे। जब मैं आपको पावर सिस्टम के टॉपिक कराऊंगा तब वहां जाकर भी आप इसको पढ़ेंगे। भाई लम्प्ड पैरामीटर पता है क्या होता है? लम्प्ड पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं, एक्चुअलिटी में होता कुछ नहीं है, ये एक तरीके का ख्याली पुलाव होता है। पहली बात तो ये कहां लागू होते हैं? ये हमेशा शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, लघु और मध्यम पारेषण लाइन जो होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, जब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इस पूरे लाइन के रेजिस्टेंस को एक तरफ इकट्ठा करके मान लेते हैं, पूरे इंडक्टेंस को एक तरफ इकट्ठा करके मान लेते हैं, और उसकी कैपेसिटेंस को एक तरफ इकट्ठा करके मान लेते हैं। मतलब मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला
कि जो भी इसके एलिमेंट या अवयव होते हैं, जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं, गणना करने जाते हैं, तो इनको हम एक जगह मान सकते हैं, उसी चीज को बोलते हैं लम्ब्ड। मतलब ढेरी लगाना, किसी भी चीज की ढेरी लगा लेना, अपनी सुविधा के अनुसार ढेरी लगा लेना ही आपका क्या कहलाता है, लम्ब्ड पैरामीटर कहलाते हैं। ये कहां उपयोगी होते हैं, ये शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में उपयोगी होते हैं। और यहां क्या है, अवयव एक जगह एकत्रित मान लेते हैं, यही चीज मैंने आपको बताया, ढेरी मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कौन से होते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो, पहली बात तो ये हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उपयोगी होते हैं। मतलब जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो लम्ब्ड पैरामीटर नहीं मानते, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का मतलब ये होता है कि इंडक्टेंस अब पूरी लाइन में फैला हुआ है, कैपेसिटेंस अब पूरी लाइन में फैला हुआ है, और रेजिस्टेंस भी पूरी लाइन में फैला दिया। मतलब पहले हमने डेयरी बनाई थी, अब हम डेयरी को फैला देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हमेशा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उपयोगी होते हैं। एलिमेंट को फैला दिया जाता है, मतलब पहले हम एकत्रित करके मानते थे, अब हम फैला देते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है आई थिंक आज के सारे टाइप के कंपोनेंट्स की प्रॉपर सिस्टमेटिक थ्योरी आपने समझ ली। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोस्तों अगर आपको 1% भी मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ मैंने ये पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर कंटेंट सहित प्रोवाइड कराया है, दोस्तों आप किसी की भी क्लास देख लेना, पेड देके जितना आप पैसा देके आप उन क्लासेस को पढ़ोगे, अगर उतनी ही क्लासें आपने मेरी यूट्यूब पे पढ़ ली, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं कंटेंट में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देगी। आपको वही पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों। वो इसलिए कि आप इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा का पूरा बैच पेड नहीं कर सकते। मैं भी एक टाइम पे जब अपनी खुद की तैयारी करता था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, 100 का बैच 200 का बैच। आप देखना आईटीआई का कोई भी बैच उठा के देख लेंगे 2,500 से 3,000 में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिनिमम 1,500 का, 500 का बैच तो मिलेगा ही नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं नहीं खरीद पा रहा था उस टाइम पे, तो आज भी बच्चे ऐसे हैं जो उस कोर्सेज को परचेस नहीं कर पा रहे। तो अब आपकी ये टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आपको कोई भी कोर्स परचेस करना ही नहीं है और किसी का भी परचेस नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम में जितना भी डाटा है वो पूरा डाटा और उसके बाद रिफाइन करके उसमें और एडअप करके ये पूरा का पूरा डाटा आपको मिल रहा है, जिससे आपका पेपर निकलना तय है दोस्तों। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। कारण है उसका, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आगे और मेहनत करके आपकी ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा और सिस्टमेटिक वीडियो डालूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।